वेलकम IGC1 लेक्चर। और ये आप देख रहे हैं फियरलेस वर्ल्ड चैनल से, और मैं हूं आपका फ्रेंड अभय। और आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं यूनिट IGC1 एलिमेंट 1.3। तो इसमें जो पढ़ना है, जो स्टडी करना है, वो है रोल ऑफ नेशनल गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल बॉडीज़। तो हेल्थ एंड सेफ्टी में नेशनल गवर्नमेंट और इंटरनेशनल बॉडीज़ की क्या क्या इसमें भूमिका रहती है, तो इसके बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे, जानेंगे। कि इसके पहले मैंने बता चुका हूँ इसके पहले वाले लेक्चर में कि हेल्थ एंड सेफ्टी जो है मेंटेन करने का एक लीगल रीजन होता है, जो कि एवरी कंट्री में पार्टिकुलर उनका एक लॉ होता है हेल्थ सेफ्टी मेंटेन करने के लिए। और एक इंटरनेशनल लॉ भी है जो कि ILO के द्वारा फिक्स किया गया है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसको ये इंटरनेशनल बॉडीज़ कहते हैं। तो इसके बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो रोल ऑफ नेशनल गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल बॉडीज़। तो सबसे पहले जानते हैं इंटरनेशनल बॉडीज़ के बारे में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO। तो ILO जो है एक एजेंसी है यूनाइटेड नेशन का। ये यूनाइटेड नेशन जो है इसके अंदर में ये काम करता है एजेंसी। और मोस्ट कंट्रीज आर मेंबर, लगभग अराउंड 180 के आसपास इसका मेंबर्स है। तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर मेंबर ऑफ दिस ILO। और ये सभी मेंबर जो है एवरी ईयर मीटिंग होता है, और मीटिंग होने के बाद वहाँ पे रूल्स, इसके बारे में अच्छे से नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ ब्रीफ में इंट्रोडक्शन केवल लेना है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? सेट्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी बाय पब्लिशिंग कन्वेंशन एंड रिकमेंडेशन। तो ये जो है स्टैंडर्ड्स को पब्लिश करता है दो माध्यम से, दो तरीके से। एक कन्वेंशन के माध्यम से, जिसको C कुछ नंबर रहेगा जैसे C155, और रिकमेंडेशन R समथिंग ऐसा रहेगा, यहाँ पे कोई नंबर रहेगा। तो ये जो कन्वेंशन और रिकमेंडेशन है, इसमें बहुत सारे स्टैंडर्ड्स लिखे रहेंगे कि कौन सा स्टैंडर्ड्स कहाँ पे अप्लाई करना है, और उन स्टैंडर्ड्स को उनके जो मेंबर कंट्री है उसको ये फॉलो करना होता है। तो जैसा कि ये नेम सजेस्ट कर रहा है, ये कन्वेंशन जो है, जो भी कंट्री जिस कन्वेंशन को रेटिफाई करता है, यानी कि उसको अपने यहाँ अप्लाई करता है, वहाँ उस कंट्री में वो कन्वेंशन जो है उसका जो स्टैंडर्ड्स है वहाँ पे अप्लाई होता है। लेकिन रिकमेंडेशन है कि जो भी कन्वेंशन पास हुआ उसको एक अच्छे तरीके से वहाँ पे स्टैंडर्ड्स बना के लिखे रहते हैं, जिसमें रिकमेंडेशन। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसको फॉलो करें नहीं करें, लेकिन एक वहाँ पे गुड स्टैंडर्ड्स जो है, बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है वहाँ पे रिकमेंडेशन में दिया रहता है। तो आइए जानते हैं कन्वेंशन के बारे में। तो कन्वेंशन क्रिएट बाइंडिंग ऑब्लिगेशन और पॉलिसीज टू इम्प्लीमेंट देयर प्रोविजन। जैसे मैं बताया कि ये एक बाइंडिंग ऑब्लिगेशन है, जो कंट्री उसको रेटिफाई करता है तो वो एक बाइंडिंग ऑब्लिगेशन बन जाता है। ये आपका उत्तरदायित्व है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस चीज़ को अपने कंट्री में अप्लाई करना है। दिस इज द कंपल्सरी। ये लीगल ऑब्लिगेशन हो गया, बाइंडिंग ऑब्लिगेशन हो गया। और पॉलिसी टू इम्प्लीमेंट देयर प्रोविजन, आपको अपने कंट्री में इसको अप्लाई करने हैं। और नो लीगल अथॉरिटी अनलेस रेटिफाई बाय द मेंबर स्टेट इनटू इट्स ऑन लीगल स्ट्रक्चर। मैंने पहले बताया कि जो कंट्री इसको रेटिफाई करता है वही उसी कंट्री में ये कंपल्सरी होगा अप्लाई करना। जो कंट्री रेटिफाई नहीं करता है, अगर आपको देखना है कि कौन सा कन्वेंशन कौन सा रेटिफाई है कि नहीं, तो आप ILO के साइट पे जाएं, वहाँ पे आप पता कर सकते हैं कि आपकी कंट्री कौन कौन सा कन्वेंशन को रेटिफाई की है। अगर वो रेटिफाई किया है तो आपके कंट्री में वो सारे रूल्स को फॉलो किया जा रहा है, ये कंपल्सरी हो गया, लीगल बाइंडिंग हो गया। और रिकमेंडेशन क्या कहता है? तो रिकमेंडेशन जो है प्रोवाइड गाइडेंस और पॉलिसी, लेजिस्लेशन एंड प्रैक्टिसेस।
ये रिकमेंडेशन कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है, यहाँ पे बाइंडिंग ऑब्लिगेशन कोई नहीं है कि आपको इस चीज़ को अपने कंट्री में फॉलो करना ही है या अप्लाई करना ही है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ये एक गाइडेंस देता है कि आप इस तरह से काम करते हो तो आप इस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हो और ये एक बेस्ट प्रैक्टिसेस है। तो रिकमेंडेशन कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है, लेकिन कन्वेंशन जो है बाइंडिंग है कब, जब वो रेटिफाई किया गया हो तब। तो एग्जाम्पल ऑफ रेगुलेटरी इंटरनेशनल फ्रेमवर्क जैसा कि देखते हैं, तो जो हेल्थ एंड सेफ्टी का जो कन्वेंशन है C155, तो ये जो कन्वेंशन है एक गोल सेटिंग पॉलिसी फॉर कंपनीज एंड नेशंस के लिए, ये वहाँ पे बहुत सारे स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं जिसको ये जो कंट्री उसको रेटिफाई किया है वहाँ पे ये कंपलसरी है कि वहाँ पे अप्लाई होगा। और जैसे कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी रिकमेंडेशन 1981, इसको शॉर्ट में R164 कहते हैं, ये एक सप्लीमेंट है C155 का। मतलब कि जो कन्वेंशन हुआ था, जो बैठक हुई थी, जो मीटिंग हुई थी 155, उसमें जो भी वहाँ पे एक रूल्स बनाया गया है उसको ये एक सप्लीमेंट है, यानी कि उसी को ये रिकमेंड करता है कि आप इस तरह से आप स्टैंडर्ड्स को अपने यहाँ अप्लाई करते हो तो इस कन्वेंशन को आप फॉलो करते हो। तो ये एक सप्लीमेंट है, उसका एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है जो कि उस सारे कन्वेंशन के जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं, आर्टिकल्स हैं, उसको ये फॉलो करता है। तो हाउ टू कंप्लाई विद इट्स पॉलिसी, जो कि बताता है कि आप इस पॉलिसी को कैसे कंप्लाई कर पाएंगे। और वी विल टॉक अबाउट दिस ए लॉट ड्यूरिंग द कोर्स। ये इन्हीं चीज़ों के बारे में हम लोग पूरे कोर्स में, पूरे IGC कोर्सेज में जो भी है इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट कोर्स है, तो ये रिकमेंडेशन और कन्वेंशन के बारे में बार बार बात करेंगे। इसमें आर्टिकल्स होती हैं। तो एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबिलिटी, आइए जानते हैं एम्प्लॉय की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जो इंटरनेशनल बॉडीज है ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसने फिक्स किया कि एम्प्लॉयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो उसमें जो कन्वेंशन C155 है उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। उसमें आर्टिकल जो 16 क्या कहता है, वो कहता है कि उसी एम्प्लॉयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि एम्प्लॉयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंश्योर दैट वर्कप्लेस मशीनरी और इक्विपमेंट वर्क प्रोसेस सभी सेफ होना चाहिए और विदाउट रिस्क का होना चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एम्प्लॉयर की, जो भी वर्क प्लेस है, मशीनरी है, इक्विपमेंट है एंड वर्क है, प्रोसेस है, वो सभी सेफ होना चाहिए और विदाउट रिस्क होना चाहिए। और सेकंड क्या कहता है, तो ये कहता है इंश्योर दैट केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सब्सटेंस एंड एजेंट्स आर विदाउट रिस्क। जो भी आप वर्क प्लेस पे केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल सब्सटेंस है वो विदाउट रिस्क होने चाहिए और प्रोटेक्टिव मेजर्स हैज बीन टेकन टू कंट्रोल द रिस्क, और प्रोटेक्टिव मेजर्स वहाँ पे लिए होने चाहिए। और थर्ड जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है एम्प्लॉयर की, वो है प्रोवाइड एडिक्वेट प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग, आप उनको PPE प्रोवाइड कराना है, इक्विपमेंट टू प्रिवेंट रिस्क ऑफ एक्सीडेंट ऑफ एडवर्स हेल्थ इफेक्ट। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है 1, 2 एंड 3। और रिकमेंडेशन में क्या रिकमेंड करता है ये देखते हैं। तो वो तो कन्वेंशन हो गया, उसको फॉलो करने ही करने हैं, लेकिन उसके सपोर्टिंग में ये डॉक्यूमेंट क्या कहता है, आर्टिकल 10 जो है वो रिकमेंडेशन 164, वो कहता है कि प्रोवाइड एंड मेंटेन वर्क प्लेस मशीनरी इक्विपमेंट, उसी का सप्लीमेंट है, सेम वैसे ही रहेगा, लेकिन थोड़ा यहाँ ज़्यादा इलेबोरेट किया रहेगा, ज़्यादा उसको बढ़ा के बताया गया रहेगा, जिससे कि अच्छे से अगले को समझ में आए। तो प्रोवाइड एंड मेंटेन वर्कप्लेस मशीनरी इक्विपमेंट यूज वर्किंग मेथड दैट आर सेफ। और सेकंड कहता है कि गिव नेसेसरी इंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन एंड ट्रेनिंग, ये प्रोवाइड कराना। और थर्ड जो कहता है वो इंट्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट, जैसे कि परमिट टू वर्क, SOP, ये सभी अरेंजमेंट प्रोवाइड वहाँ पे होना है, लोटो का प्रोविजन, इस तरह से। और फोर्थ जो है प्रोवाइड PPE एंड क्लोथिंग विदाउट चेंज टू वर्क, वहाँ पे PPE प्रोवाइड कराना है। ये पिछले जो कन्वेंशन थी उसमें ही बात हुआ था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उसको बढ़ा के बताया गया है तो समझने में आसानी होती है। इंश्योर दैट, फिफ्थ कहता है इंश्योर दैट वर्क ऑर्गेनाइजेशन पर्टिकुलरली वर्किंग आवर, रेस्ट ब्रेक डज नॉट एडवर्सली इफेक्ट, ये सभी
नॉर्मल होनी चाहिए, वर्किंग आवर, रेस्ट ब्रेक। और 6 जो कहता है वो है टेक रीजनेबली प्रैक्टिकल मेजर्स विथ व्यू ऑफ एलिमिनेटिंग एक्सेसिव फिजिकल एंड मेंटल फटीग। किस तरह का अगर उनको थकान हो रही है, फटीग हो रही है, तो उसके लिए प्रैक्टिकल मेजर्स लेने की आवश्यकता है, जैसे उनको टेम्परेचर जो है अच्छे से मेंटेन हो, वेंटिलेशन हो, ये सभी बातें। कीप अप टू डेट विथ साइंटिफिक एंड टेक्निकल नॉलेज, और साथ में उन एम्प्लॉयर को चाहिए कि वो अप टू डेट रहे, साइंटिफिक नॉलेज और टेक्निकल नॉलेज उनके पास हो, ताकि वो कंप्लाई विथ अबव, उनके ऊपर में उसको कंप्लाई सभी को कर पाए। तो उनके पास हमेशा अप टू डेट होना चाहिए, किस तरह के नए पीपी आ रहे हैं, किसी नए क्लोथिंग आ रहे हैं, या नया एसओपी आ रहा है, या नया कुछ अरेंजमेंट आ रहा है जिससे कि हेल्थ एंड सेफ्टी और ज़्यादा इंप्रूव हो सकता है। तो इस चीज़ के बारे में उसको एम्प्लॉयर को अप टू डेट होना चाहिए। आइए अब जानते हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो ILO हैज़ पब्लिश्ड कन्वेंशन एसोसिएटेड विथ स्पेसिफिक हजार्ड्स। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा C155 जो था वो हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में था। तो इस तरह से अलग अलग कन्वेंशन जो है स्पेसिफिक हजार्ड्स के लिए अलग अलग टाइम पे बने थे। तो एक 1960 में जो कन्वेंशन हुआ था, जो मीटिंग हुई थी, उसमें ये C155 कन्वेंशन 155 वो बना था, जिसमें रेडिएशन प्रोटेक्शन के बारे में वहाँ पे स्टैंडर्ड फिक्स किया गया था। तो जो भी कंट्री इसको रेटिफाई किया है वहाँ पे ये कंपलसरी अप्लाई होता है। और C162 ये बना था 1986 में, ये ओनली एस्बेस्टस के बारे में स्टैंडर्ड्स उस समय बना था। और जो कन्वेंशन 167 है वो हेल्थ एंड सेफ्टी इन कंस्ट्रक्शन फील्ड के हेल्थ एंड सेफ्टी का स्टैंडर्ड्स वहाँ पे बनाया गया था, ये 1988 में बनाया गया था। तो इस तरह से अभी भी कन्वेंशन आते रहते हैं, अपडेट भी होते रहता है। तो जो मीटिंग होती है जिस समय उसका एक नंबरिंग होता है, उसके अनुसार यहाँ पे कन्वेंशन 167 या जिस तरह जो भी नंबर होंगे उसके अनुसार दिया जाता है, और जिस चीज़ पे उस समय स्टैंडर्ड बनाया जाता है वो वहाँ पे यहाँ पे नाम दिया जाता है उसका। अब व्हाट एम्प्लॉयर मस्ट प्रोवाइड, तो एम्प्लॉयर को क्या प्रोवाइड करना चाहिए, तो आइए इसके बारे में देखते हैं। तो एम्प्लॉयर जो है वो सेफ प्लेस ऑफ वर्क प्रोवाइड कराएगा, यानी कि जो उसकी कंपनी, जो भी उसकी प्रीमाइसेस है, जो फैक्ट्री है, वहाँ पे जो वर्क प्लेस है वो पूरी तरह से सेफ होना चाहिए। सेफ प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो प्लांट और इक्विपमेंट जो वहाँ पे यूज हो रहा है वो सेफ होना चाहिए। और द नीड इंस्पेक्ट सर्विस एंड रिप्लेस मशीनरी डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ रिस्क, अगर किसी तरह का रिस्क है तो वो इंस्पेक्शन, मेंटेनेंस और रिप्लेसमेंट कराना चाहिए, ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और सेफ सिस्टम ऑफ वर्क जो है ये एम्प्लॉयर को प्रोवाइड कराना चाहिए कंपनी में, यानी किसी मशीन को कैसे ऑपरेट करना है, क्या सेफ प्रोसीजर है, उसको वहाँ पे अप्लाई होना है, ट्रेनिंग भी देना है। शुड बी सेफ इन ऑल सर्कमस्टांसेस, appropriate review, planning and control ensure continue safety of method, training and supervision to ensure competency। और सब कुछ होने के बाद अगर वर्कर जो है उसको पता नहीं है कैसे क्या करना है, तो आई थिंक रिस्क ज़्यादा होता है। तो ये एम्प्लॉयर को रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ट्रेनिंग एंड सुपरविजन प्रोवाइड कराए, जिससे कि उनकी कॉम्पिटेंसी बढ़े, उनके पास नॉलेज बढ़े, एक्सपीरियंस बढ़े, ट्रेनिंग उनके पास आए और एबिलिटी उनके पास रहे। तो कॉम्पिटेंसी, तो ये 4 चीज़ जो है एम्प्लॉयर मस्ट प्रोवाइड, एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करना चाहिए वर्क प्लेस पे। अब आइए जानते हैं, मैंने बार बार एक वर्ड का यूज़ किया, कॉम्पिटेंस। तो कॉम्पिटेंस का मतलब होता क्या है? कोई पर्सन कॉम्पिटेंस है तो उसके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो कोई पर्सन अगर कॉम्पिटेंस है तो उसके पास 4 चीज़ होने की आवश्यकता है। एक तो उसके पास नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज जैसे कि उसके पास बुक का नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज, ये सब होना चाहिए। एबिलिटी मतलब कि उसका एटीट्यूड काम करने के लायक होनी चाहिए, और उसमें फिजिकल एबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि वो शरीर से मजबूत हो तभी तो काम कर पाएगा, तो उसमें एबिलिटी होनी चाहिए। और ट्रेनिंग, यानी कि जिस काम को करना है उसको पहले से उसको प्रैक्टिसाइज कराया गया है, यानी कि 1-2 बार करवाया गया है, जिससे उसके पास
उसके पास उसके और नॉलेज आ गया, यानी कि उसको हम ट्रेनिंग बोलते हैं। यानी कि प्रैक्टिसाइजिंग द वर्क इज कॉल्ड ट्रेनिंग। और एक्सपीरियंस, यानी कि अगर उस वर्क को अगर वो 1 साल 2 साल 3 सालों से करते आ रहा है सेम वर्क को, यानी कि उसके पास एक्सपीरियंस हो गया, उसको पता हो गया क्या करने से किस तरह का इफेक्ट आएगा, तो ये बोलते हैं एक्सपीरियंस। तो कोई भी पर्सन, कोई भी स्टाफ अगर कॉम्पिटेंट है तो उसके पास नॉलेज, एबिलिटी, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस। तो आगे के लेक्चर्स में मैं इसके बारे में बोलूँगा कि कॉम्पिटेंट पर्सन चाहिए, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कॉम्पिटेंस का मतलब क्या। तो कॉम्पिटेंस का मतलब ये 4 चीज़ें होनी चाहिए, तो आप इस चीज़ को ध्यान में दें। अब वर्कर की क्या से रिस्पॉन्सिबिलिटी है, केवल एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वर्कर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये आर्टिकल 19 ऑफ कन्वेंशन C155 में मेंशन है कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आइए देखते हैं कि C155 में C155 में क्या ऑब्लिगेशन है वर्कर्स की, और इसी को एक्सपेंड करता है R164। ये रिकमेंडेशन जो है उसी को और एक्सपेंड करता है, उसको अच्छे से समझाता है। तो आइए जानते हैं। तो ये 5 रिस्पॉन्सिबिलिटी है वर्कर की। तो पहला है कि वो अपना ध्यान रखेगा, अपना केयर रखेगा, टेक केयर, रीजनेबल केयर ऑफ देयर ओन सेफ्टी एंड दैट ऑफ अदर। और जो उनके साथ में काम कर रहे हैं उनका भी सेफ्टी का ध्यान रखना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो सेकेंड है वो है कंप्लाई विथ सेफ्टी इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर। जो भी वहाँ पे सेफ्टी इंस्ट्रक्शन और प्रोसीजर है वो एम्प्लॉयर के द्वारा प्रोवाइड कराया गया है, उसी के अनुसार काम करना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी, तो वर्कर्स की। और थर्ड जो है, थर्ड कहता है यूज ऑल सेफ्टी इक्विपमेंट प्रॉपरली। जो भी इक्विपमेंट वहाँ पे प्रोवाइड कराया गया है वो सभी को सेफ्टी से यूज करना है, सेफली यूज करना है, उससे किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं करना है। और फोर्थ कहता है कि रिपोर्ट एनी सिचुएशन दैट दे बिलीव कुड बी ए हजार्ड एंड विच दे कुड कैनॉट देमसेल्फ करेक्ट। यानी किसी तरह का अगर सिचुएशन उनको लगता है कि ये हजार्डस है और किसी तरह घटना हो सकती है तो उसको रिपोर्ट करे। अगर वो खुद नहीं कर सकता उस चीज़ को, अगर लगता है कि मैं इस चीज़ को खुद करेक्ट नहीं कर सकता, तो उसको एम्प्लॉयर को रिपोर्ट करना है या उनको जो सुपरविजन दे रहा है उसको उनको रिपोर्ट करना है। और सबसे लास्ट और फिफ्थ जो है वो कहता है कि रिपोर्ट एनी वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट एंड इल हेल्थ। यानी किसी तरह का अगर इल हेल्थ हो जाता है या किसी तरह का एक्सीडेंट हो जाता है वहाँ पे, तो उसकी रिपोर्टिंग करना है ताकि करेक्टिव मेजर्स लिए जा सकते हैं, उसको फिर से ऐसी घटना ना हो, रिकरेंस ना हो, वहाँ पे प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सके। तो आई थिंक आपको ये वर्कर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आई होगी। 5 रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप इसको याद कर सकते हैं। वर्कर्स के राइट्स क्या क्या है ये देखते हैं। वर्कर के क्या क्या राइट हैं वर्क प्लेस पे, तो उनका राइट्स के बारे में जो आर्टिकल 19 C155 कहता है, मैं बता दूं ये जो C155 जो है वो इंडिया रेटिफाई नहीं किया है, ये इंडिया में लागू नहीं होता है। इंडिया का फैक्ट्री एक्ट है 1948, वो अप्लाई होता है, आप उसको पढ़ें। ये बहुत सारे कंट्री है वर्ल्ड में, तो चूंकि हम लोग इंटरनेशनल सेफ्टी पढ़ रहे हैं इसलिए हम लोग पूरे वर्ल्ड को कंसीडर कर रहे हैं। अगर इंडिया में ये इंडिया ने रेटिफाई नहीं किया है तो ये सभी चीज़ फॉलो करना उसकी मजबूरी नहीं है, वहाँ पे कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है, लीगल ऑब्लिगेशन बाइंडिंग ऑब्लिगेशन नहीं है। यहाँ पे वो चाहे तो इस प्रोसीजर को फॉलो कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, लेकिन ये स्टैंडर्ड है। अगर आप फॉलो करते हैं तो केवल लीगल रीजन ही नहीं है हेल्थ एंड सेफ्टी फॉलो करने का, फाइनेंशियल और मोरल रीजन भी है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो ये पहला कहता है क्या क्या उनके राइट्स हैं, तो उनको राइट्स है कि वो जिस काम को कर रहे हैं उनके पास एडिक्वेट इंफॉर्मेशन हो ऑन एक्शन दैट एम्प्लॉय हैज़ टेकन टू इंश्योर हेल्थ एंड सेफ्टी। जो भी हेल्थ एंड सेफ्टी इंश्योर करने के लिए एम्प्लॉय ने वहाँ पे स्टेप्स लिए हैं उनको इंफॉर्मेशन उसका होना चाहिए। और सेकेंड जो कहता है गिव द राइट टू द नेसेसरी ट्रेनिंग इन सेफ्टी एंड हेल्थ, और उनको हेल्थ एंड सेफ्टी में ट्रेनिंग लेना उनका राइट्स है, ये एम्प्लॉयर को प्रोवाइड कराना है। और थर्ड जो कहता है
कंसल्टेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन ऑल मैटर्स ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ रिलेटिंग टू वर्क। जो भी मैटर होगा हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड वर्क, उससे वर्कर से कंसल्ट करना है, बात करना है, ये उनका राइट है। और फोर्थ जो कहता है वो गिव द राइट टू लीव द वर्क प्लेस दैट हैज रीजन टू थिंक प्रेजेंट एंड इमिनेंट एंड सीरियस डेंजर टू हिज लाइफ। अगर उनको लगता है कि वर्क प्लेस पे कोई खतरा है तो एम्प्लॉयर उसको फोर्स नहीं कर सकता वहां रुकने के लिए, वो जब चाहें तब वर्क प्लेस छोड़ के जा सकते हैं। तो ये 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि ILO ने दिया है कन्वेंशन 155 के माध्यम से, जो कि आर्टिकल 19 में मेंशन किया हुआ है। अगर इसको डिटेल्स में और आपको चाहिए तो आप ILO के साइट पे जाएं और वहां से आप ये सभी इंफॉर्मेशन और डिटेल्स में ले सकते हैं। सभी आर्टिकल वहाँ पे रहेंगे, आप सभी को पढ़ सकते हैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। अब इन्फोर्समेंट एजेंसी, तो इन्फोर्समेंट एजेंसी अगर आप इस रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो कौन कौन सा एजेंसी है जो आपको इन्फोर्स कर सकता है, आपको आपके ऊपर पनिशमेंट लगा सकता है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो पहले नो हार्मोनाइज्ड ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। पूरे वर्ल्ड में कोई स्टैंडर्ड ऐसा नहीं है जो पूरे वर्ल्ड में फॉलो होते हैं, सबके स्टैंडर्ड अलग अलग हैं। जो रेटिफाई किए हैं वो ILO को, नहीं तो हर कंट्री में उनका अलग अलग अपना अपना स्टैंडर्ड्स है। इसलिए कोई ऐसा स्टैंडर्ड्स नहीं है जो पूरे वर्ल्ड में एक साथ अप्लाई होता है। तो हार्मोनाइज्ड ग्लोबल स्टैंडर्ड्स नहीं है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि ILO जो चलता है, ILO के जो कन्वेंशन है वो पूरे वर्ल्ड में फॉलो होते हैं, ऐसा नहीं है। जो रेटिफाई किया वहाँ फॉलो होते हैं, जो नहीं किए हैं उनका अपना वहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी रूल्स है। जैसे इंडिया में फैक्ट्री एक्ट 1948 इनका अपना है, तो यहाँ पे उनके अनुसार यहाँ पे प्रोसीजर फॉलो होता है। और अगर उसको नहीं, फैक्ट्री एक्ट 1948 को अगर ये नहीं फॉलो करते हैं यहाँ के स्टेट के जो भी यहाँ पे कंपनीज हैं, अगर फॉलो नहीं करते हैं तो यहाँ का जो इंस्पेक्टर है उस पर वो इन्फोर्समेंट जो है कर सकता है, वहाँ पे उनको पनिशमेंट लगा सकता है। लेकिन ILO का ऐसा कुछ नहीं है। और कंट्री स्पेसिफिक एजेंसी में इंक्लूड हेल्थ एंड सेफ्टी एजेंसी, फायर अथॉरिटी, इंश्योरेंस कंपनीज, ये सभी इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर रहता है वो इन्फोर्समेंट एजेंसी के रूप में काम करता है। पॉलिसी में इन्वॉल्व इन इन्फोर्सिंग हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ इन सम कंट्रीज। पुलिस, किसी किसी कंट्री में क्या है, वहाँ का पुलिस जो है वो हेल्थ एंड सेफ्टी का इन्फोर्समेंट एजेंसी के रूप में काम करता है। तो कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस, अगर आप किसी हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोसीजर को, रूल्स को आप फॉलो नहीं करते हैं तो इसका क्या क्या कॉन्सिक्वेंस क्या है, इसको हम देखते हैं। तो ब्रीच ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी लेजिस्लेशन इज यूजुअली क्रिमिनल ऑफेंस। ये क्रिमिनल ऑफेंस होता है जो कि आपको इम्प्रूवमेंट, इन्फोर्समेंट एक्शन क्या क्या हो सकता है, तो इम्प्रूवमेंट का मौका दिया जा सकता है आपको, नहीं तो प्रोहिबिशन यानी कि आप पे रोक लग सकता है, नहीं तो प्रोसिक्यूशन हो सकता है यानी कि आपके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है, इम्प्रूवमेंट या फाइन और इम्प्रिजनमेंट यानी कि आपको जेल भी हो सकती है और फाइन दोनों हो सकता है। जैसे यहाँ भी इंडिया में फैक्ट्री एक्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप किस प्रोसीजर को नहीं खोलते हैं 2 साल जेल हो सकता है, 1 साल जेल हो सकता है, इतना फाइन हो सकता है। तो अगर आपको डिटेल्स नॉलेज चाहिए तो फैक्ट्री एक्ट आप इंटरनेट से डाउनलोड करके वहाँ पे पढ़ें, आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगा इंडिया के बारे में। क्लेम फॉर कंपनसेशन, तो अगर किसी तरह का एक्सीडेंट होता है तो किस तरह का क्लेम होना चाहिए, तो क्लेम फॉर कंपनसेशन के लिए एक होता है फॉल्ट बेस्ड कंपनसेशन सिस्टम, यानी कि अगर कोई वर्कर को किसी तरह का इंजरी हो गया तो वहाँ पे क्लेम करना पड़ेगा कि ये फॉल्ट जो है एम्प्लॉयर की। अगर ये फॉल्ट अगर जो क्लेम होता है, अगर फॉल्ट क्लियर हो जाता है कि नहीं ये एम्प्लॉयर की है, तो आपको वहाँ पे कंपनसेशन मिल सकता है। तो इसमें क्या करना पड़ता है कि वर्कर ब्रिंग क्लेम अगेंस्ट एम्प्लॉयर, क्लेम करना पड़ता है। सिविल लीगल सिस्टम यानी कि कोर्ट में जाना पड़ता है। मस्ट प्रोवाइड एम्प्लॉयर वाज नेग्लिजेंट एंड देयरफॉर टू ब्लेम फॉर इंजरी एंड हेल्थ, और वहाँ पे ये प्रूव करना पड़ता है कि एम्प्लॉयर जो है कि नेग्लिजेंस के चलते एक्सीडेंट हुआ
तब जाके वो कंपनसेशन मिलता है यूके एंड यूएसए। नो फॉल्ट सिस्टम, बहुत सारे कंट्रीज में नो फॉल्ट सिस्टम है, यानी कि आपको ये नहीं, वहाँ पे आपको प्रूफ नहीं करना पड़ेगा कि जो एक्सीडेंट हुआ इसमें मेरी कोई फॉल्ट नहीं थी, इसमें पूरे एम्प्लॉय की फॉल्ट थी, इस तरह कोई नहीं है। इसको बोलते हैं नो फॉल्ट कंपनसेशन। तो नेशनल और रीजनल स्कीम्स होते हैं इसके। नो नीड टू प्रूव नेग्लिजेंस, आपको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। और डिसाइडेड बाय पैनल ऑफ एक्सपर्ट, एंड इसमें कोई लॉयर की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जो है जैसे न्यूजीलैंड और स्वीडन में चलता है। अदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, कुछ अदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बारे में जानते हैं आईएलओ के अलावा। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट डेवलपर ऑफ मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स फॉर एग्जांपल्स, जैसे क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए ISO 9001 जो है वो एक स्टैंडर्ड्स है। इसमें बहुत सारे बताता है कि आपको कैसे वहाँ पे मेंटेन करने हैं क्वालिटी। तो वहाँ पे ये ISO 14001 ये इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के बारे में बताता है। ISO 12100 ये सेफ्टी ऑफ मशीनरी के बारे में बताता है कि कैसा गार्ड होना चाहिए। तो अगर कोई कंपनी ISO 12100 का के उसके पास सर्टिफिकेशन है, मतलब कि वो इसके सभी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है। तो 3 स्टैंडर्ड्स आर नॉट लॉ, दीज स्टैंडर्ड्स आर, ये लॉ नहीं है, दे आर गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिस, ये गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिस है। अगर जैसे कि कोई कंपनी अगर ISO 9001 से सर्टिफाइड है, मतलब उस कंपनी का मार्केट में ज़्यादा नाम है और उसके जो भी इक्विपमेंट वगैरह हैं, उसके जो भी प्रोडक्ट है वो मार्केट में ज़्यादा बिकते हैं। तो इस तरह से ये गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका मार्केट में इमेज अच्छा रहता है। दे लीड टू ए वर्ल्ड वाइड कॉमन अप्रोच टू गुड मैनेजमेंट। अदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बारे में देखते हैं, जैसे कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड्स फॉर ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी OSHAS 18001। जैसे कि बहुत सारे कंपनी जो है इसका सर्टिफिकेशन लेने की कोशिश करती है। कंपनी पास सर्टिफिकेशन है, मतलब वहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी ज़्यादा अच्छे से मेंटेन है और इसका रिपुटेशन जो है और इसका इफेक्ट जो है शेयर मार्केट पे भी होता है और ये कंपनी ज़्यादा स्टेबल भी होती है। तो कंपेटिबल विथ ISO 9001, इसका जो स्टैंडर्ड्स है ये इससे मैच होता है ISO 9001 से, ISO 14001 से। तो बहुत सारी कंपनी जो है अपने स्टैंडर्ड मेंटेन करती है हेल्थ एंड सेफ्टी का, जो कि जो वहाँ का लोकल जो रूल्स होता है उसके बहुत ऊपर होता है और ये सर्टिफिकेट मिलने से उसका जो वर्ल्ड में अपना उनका रिपुटेशन बढ़ता है। अब सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, हेल्थ एंड सेफ्टी का इंफॉर्मेशन आप कहाँ से ले? तो इंफॉर्मेशन दो तरह का, दो सोर्स है, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि आप इंटरनल भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो और आउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी ले सकते हो। तो लिस्ट ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स यू कैन थिंक एंड डिस्कस देम। तो आइए देखते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। तो एक्सीडेंट रिकॉर्ड, आप अपने कंपनी का एक्सीडेंट रिकॉर्ड देख के पता कर सकते हैं कि यहाँ हेल्थ एंड सेफ्टी कितना मेंटेन है। और मेडिकल रिकॉर्ड्स, ज़्यादा लोग इल हेल्थ हो रहे हैं, ज़्यादा लोग बीमार हो रहे हैं, मतलब हेल्थ एंड सेफ्टी का स्टैंडर्ड्स आप पता कर सकते हैं। और रिस्क असेसमेंट आप देख के पता कर सकते हैं। मेंटेनेंस रिपोर्ट देख के पता कर सकते हैं। सेफ्टी इंस्पेक्शन देख के पता कर सकते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी का स्टैंडर्ड्स। और ऑडिट रिपोर्ट, जो हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिट होता है उसका रिपोर्ट देख के पता कर सकते हैं। और सेफ्टी कमेटी मिनट्स, यानी जो सेफ्टी कमेटी का जो भी मीटिंग होता है उसका क्या आउटकम आया उसे ही पता कर सकते हैं कि हेल्थ सेफ्टी का स्टैंडर्ड्स। एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन क्या है कि नेशनल लेजिस्लेशन, बहुत सारे लॉ बने हैं कि आपको ये हेल्थ एंड सेफ्टी इस तरह का स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, तो उससे आप पता कर सकते हैं कि हेल्थ एंड सेफ्टी का ये इन्फॉर्मेशन आप वहाँ से ले सकते हैं। सेफ्टी डेटा से किसी मटेरियल के बारे में जानना है कि इसका क्या नेचर है, इस पर कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज होता है या इसको कैसे ट्रांसपोर्ट करना है, उसके बारे में अगर पूरा डिटेल चाहिए तो आपको वहाँ से सेफ्टी डेटा सीट से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत सारे कोड्स ऑफ प्रैक्टिस चलते हैं, वहाँ से भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो गाइडेंस नोट से आप ले सकते हैं। ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन से आप हेल्थ एंड सेफ्टी किस तरह से अगर ऑपरेट करें ताकि हेल्थ एंड वहाँ पे रिस्क कम हो, तो वहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ट्रेड एसोसिएशन से ले सकते हैं। और सेफ्टी पब्लिकेशन, बहुत सारे मैगजीन है जो हेल्थ एंड सेफ्टी को स्टैंडर्ड पब्लिश करती है,
या उसके बारे में पब्लिश करती है, तो वहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि हेल्थ एंड सेफ्टी कैसे मेंटेन करना है। तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन दो हो गया, एक इंटरनल जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, दूसरा एक्सटर्नल जो कि आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में अगर इंफॉर्मेशन लेना है तो आप ये इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स का यूज कर सकते हैं। तो सोर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि यूएन की जो एजेंसी है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके बहुत सारे स्टैंडर्ड्स को अगर आपको मालूम करने हैं तो आप ILO.org की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ आपको सभी चीज़ें, उनके जो भी कन्वेंशन के जो आर्टिकल्स वगैरह हैं वहाँ आपको मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से उस आर्टिकल्स के अनुसार आप अपने कंट्री में, आप अपने कंपनी में उसको फॉलो कर सकते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस को वहाँ से ले सकते हैं। और नहीं तो यूएसए में जो चलता है ओसा, आप वहाँ से भी बहुत सारे स्टैंडर्ड्स को आप ले सकते हैं इस साइट पे जाके। यूरोप में जो चलता है यूरोपियन एजेंसी ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, और यूके में चलता है HSE government.uk, और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में चलता है कॉमर्स WA.government.au। वहाँ से जाके आप बहुत सारे इंफॉर्मेशन हेल्थ एंड सेफ्टी का ले सकते हैं, और लेके आप अपने वर्क प्लेस पे, आप अपने कंपनी में ये सब इंफॉर्मेशन को आप अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे स्टैंडर्ड जो भी है, बेस्ट प्रैक्टिस जो स्टैंडर्ड्स है आप अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि हेल्थ एंड सेफ्टी मेंटेन रहेगा। तो आई थिंक आपको ये IGC 1 का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्लियर हुआ। तो आई थिंक आपको पूरे, अगर आप 1, 2, 3 तीनों लेक्चर आप देखते हैं तो आपको ये यूनिट पूरी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट कर, नीचे कमेंट बॉक्स है सबसे नीचे में, आप वहाँ पे जाएं, कमेंट करें, जिससे हमें अच्छा लगेगा कि हमने वीडियो कैसा बनाया, क्या किसी को हेल्प मिला। और अगर आपको यहाँ पे कुछ गलत लगे या कुछ लगे कि और इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए तो कमेंट करें, और कमेंट में ये भी बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे होना चाहिए, तो मैं उस वीडियो को बनाने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्कार।